नॉलेजपुर चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। यहाँ जो हम बात कर रहे थे जीव विज्ञान में पोषण का बात कर रहे थे, और पोषण में कौन सा पोषण था मेरा? प्राणी संपोषण था। प्राणी संपोषण में हमने दो उदाहरण देखा था, मनुष्य और अमीबा का। तो मनुष्य का देखा तो उसके विषय में पाचन करने को हमने आगे बढ़ाया। जब मनुष्यों में पाचन को हम आगे बढ़ाएं तो मनुष्यों के पाचन को हमने देखा डायग्राम की सहायता से, और भर्बली हम उसको दो खंड में विभाजित करें, ग्रंथि को अलग और भाग को अलग। तो अभी हम मुख्य रूप से देखेंगे कि पाचन जो होता है, मनुष्यों में पाचन क्या क्या भूमिका अदा करती है, उस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ देखिए, मनुष्यों में जो पाचन है ये बहुत सारी क्रियाएं करती है। जैसे जटिल पदार्थ, जो पदार्थ हम मान लेते हैं जटिल पदार्थों के तौर पे, हम जैसे क्या कोई भी अन्न को लेते हैं तो मंड उंड होता है, उसमें मंड होता है, बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो वो अलग अलग तोड़ने का, मतलब सरल पदार्थों में तोड़ने का जो काम करेगा, सरल पदार्थों में टूटने मतलब मान लीजिए ये तोड़ने का काम करेगा, सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करेगा। क्या करेगा? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करेगा। कौन? मेरा पाचन क्रिया। ठीक है, अब देखिए सेकंड टर्म क्या है। सेकंड मेरा पॉइंट ये है कि जल, विटामिन, खनिज लवण और ये सब क्या है, ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। मतलब कि ऐसा चीज है जिसको क्या हम क्या कर सकते हैं, खनिज को आप मान सकते हैं कि वो क्या होता है, जल में घुल के ही उसके साथ जाता है नहीं। आप पौधे में भी पढ़े थे कि खनिज लवण और जल को किसकी सहायता से लेते हैं? पानी की मदद से क्या करता था वो, पौधे में मतलब प्रवेश करता था। उसी तरीके से जो मेरा था वो भोजन में जो मिलकर जाएगी वो मेरी विटामिन जाएगी, और जल में जो मिलकर जाएगा मेरा खनिज लवण जाएगा। वो क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए इसका जो होता है पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है। ठीक है, अवशोषण किसी की सहायता से मिलकर अवशोषित हुआ, उसके साथ वो प्रवेश किया उसके अंदर। तो इस सारी चीजों का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। जैसे विटामिन सभी अन्न को जो हम लेते हैं उसके साथ मिलकर जाता है, तो उस चीज को उस क्रिया के फॉर्म में, मतलब जो चीज हम लिए, भोजन जो खाद्य पदार्थ लिए, उसके साथ वो अवशोषित हो रहा है। अब देखिए, पाचन जो है क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और मेरा भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक और मेरा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? मेन फॉर्म ये देखिए, क्योंकि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया की बात है तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिससे कोई भी एक चीज जो होता है दूसरी चीज में परिणत होता है। ठीक है, लेकिन उस चीज से वह पुनः उस रूप में नहीं आता। जैसे दूध का दही बनना कैसा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है वो, लेकिन वही क्रिया जो होगी, क्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। मतलब दूध का दही बदलना कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो वो क्या कर रही है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूध से दही, दही से हम दूध बना सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए वैसा जो ये जो पाचन है वो अभिक्रिया कैसी होगी? मेरी रासायनिक अभिक्रिया। सर क्यों, ऐसा क्यों? अब जो आप भोजन लेते हैं, क्या वही भोजन मेरा क्या मल द्वार से निकलता है? नहीं ना। वो भोजन क्या होता है, मेरे में विघटित हो जाता है, हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की मदद से, अलग अलग विटामिन की मदद से। तो वो क्या होती है? मेरी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, कौन? पाचन। अब देखिए, जो पाचन होता मुख्य रूप से ये कौन सा कार्य करता है? इसका जो पाचन का मुख्य कार्य है वो है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? एनर्जी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए पाचन का मुख्य काम होता है मेरा ऊर्जा प्रदान करना। अब देखिए, पाचन जो क्रिया होती है वो मेरा कहां से होता है स्टार्ट? हम क्या बताए थे? मुख से। और खत्म कहां होता है? तो उसका लास्ट इन आप देख लीजिएगा डायग्राम में भी, वो मेरा कहां से स्टार्ट होता है? मुख से। और मेरा जो होता है कहां आके खत्म होता है? मल द्वार पे। और यदि आपसे कोई पूछे पाचन क्रिया जो होती है मुख से ही प्रारंभ होती है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरा जो होता है पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख से ही शुरू होती है, और खत्म कहां आती है? मल द्वार पर आकर खत्म होती है। आप देखिए, यहां आप देखिए, इससे एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं कि इसकी लंबाई कितनी होती है। और एक चीज आप याद रखिएगा, मुख गुहा से या मुख से मल द्वार तक जो नली आती है उसी को हम आहार नली भी कहते हैं। मुख द्वार से
मल द्वार तक जो नली आती है उसको आहार नली भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होती है 32 फीट होती है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 2.5 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे कुछ पॉइंट लिखा रहे हैं, तब तक इसको नोट डाउन करिए और आपको आगे का पॉइंट लिखा है। अब देखिए, अब हम जो बात करेंगे, हम बात कर लिए थे पाचन किस टाइप का क्रिया था उसके विषय में, और उसका मेरा अब पहला जो भाग था, पहला जो अंग था, क्या था? मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुख का ही एक भाग है, जहाँ क्या होता है, मुख हम भोजन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मतलब कि वो क्या होता है? आता है और वहाँ वही भोजन को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो वहाँ होता क्या है और क्या क्या पाया जाता है, वो चीज़ इस चीज़ को आप देखिए। साधारण भाग में दांत और जीभ काम तो करता है, लेकिन मुख्य रूप से सहायक नहीं होता। तो जो सहायक होता है उस चीज़ का, अब जी को हम मतलब कि जीभ को समझ रहे हैं कि मिलाने का काम करता है, और दांत क्या करता है? चबाने का काम करता है। वो सभी क्रियाएं जो होती है वो अलग टाइप की क्रियाएं हैं, लेकिन जो मुख गुहा में पाचन के थ्रू काम होगा, जो क्रियाएं होगी या जो चीज़ जनरेट होगा, उस चीज़ को देखेंगे, या उसमें क्या पाया जाता है उस चीज़ को देखेंगे। तो मुख गुहा जो है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जोड़ी, यदि पूछेंगे कितने लार ग्रंथि पाई जाती है तो 6 लार ग्रंथि पाई जाती है, और यदि कितनी जोड़ी पूछी जाए तो वो बोलिएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो लार ग्रंथि से क्या मिलता है, यदि कोई पूछ दे तो याद रखिएगा, लार ग्रंथि से हमेशा क्या मिलेगा? हमको लार मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? लार मिलेगा। और ये किस चीज़ के लिए सहायक होती है? ये भोजन को जो है चिपचिपा बनाने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। लेकिन उसमें भी एक भाग है जो कि हम नीचे लिखे हैं, म्यूकस। ये म्यूकस क्या होता है? एक मान सकते हैं एंजाइम होता है जो क्या करता है, या आप बोल सकते हैं जो, हाँ एंजाइम ही होता है। क्या करता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, और वो क्या होता है? जिससे कि फ्रैक्शन, उसका घर्षण जो होता है वो कम होता है। हम बताएंगे आपको, नीचे आइए, वही पॉइंट को हम लिखेंगे, कुछ नहीं जो होती है। ये 3 जो लार ग्रंथि है, मतलब 6 लार, मतलब कि 6 ग्रंथियाँ, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो कि 6 होती है। तो वो लार ग्रंथियाँ क्या कहती है? एक दिन में, ये दिन में, यहाँ दिन कहने का मतलब कि एक दिन में, ये मत समझिएगा कि पूरे दिन में, एक दिन में जो होता है करीबन 1.5 लीटर के आसपास। ठीक है, 1.5 लीटर आप अप्रॉक्स आप इसको ले लीजिए मिली लीटर, ये है तो आप इसको ले लिए मिली लीटर। ठीक है, इतना। ठीक है, इतना। यदि ये अप्रॉक्स 1 मतलब कि 1.5 लीटर के आसपास यदि ये छोड़ता है एक दिन में लार को, तो वो कितना मिलीलीटर होगा? वो अप्रॉक्स आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, इसी के आसपास है। इसी के आसपास नहीं, इतना ही होगा, मतलब 1.5 लीटर के आसपास ये छोड़ता है। क्या? पर दिन, मतलब प्रत्येक दिन। अब देखिए टाइलिन, ये टाइलिन क्या होता है? ये लार में ही पाया जाता है टाइलिन, जो क्या करता है? मंड। अब मंड, सर मंड का 2-3 नाम है, जैसे स्टार्च, नाम सुने होंगे। तो मंड का नाम क्या होता है? स्टार्च। ये क्या होता है? टाइलिन की सहायता से क्या होता है? इसका पाचन होता है, मतलब पचने की क्रिया जो होती है इसी की सहायता से होती है। किसकी सहायता से? टाइलिन। आपके बोर्ड का VVI क्वेश्चन है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन रेयरली हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे जितने भी चीज़ को हम घेर रहे हैं, ये चीज़ जो है आपको 10th में तो काम आएगी, साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आगे मदद करेगा। ठीक है, जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो नीट के एग्जाम जब तैयारी कीजिएगा, इसी तरीके से आपको डार्क पढ़ना पड़ेगा, और इस चीज़ को तोड़ तोड़ कर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए म्यूकस, म्यूकस जिस तरह से टाइलिन है उसी तरीके से ये म्यूकस है। लेकिन म्यूकस क्या होता है? ये एक पदार्थ है, ये पदार्थ है जो भोजन को चिपचिपा करने का जो होता है, चिपचिपा बनाता है। अब चिपचिपा मतलब सर क्या? अब जैसे कि आप क्या किए, गोंद को जब हाथ पे रखते हैं तो वो कैसा लगता है? आप चिपचिप टाइप का करता है। या क्या कीजिए आप चीनी को गलाते हैं और फिर हाथ पे हल्का लेते हैं तो कैसा लगता है? या आप मुख मतलब कि मुंह को बार बार ऊपर नीचे करेंगे तो कैसा लगता है? चिपचिपा टाइप का लगता है। तो वही चिपचिपा कहने का मतलब आप समझ भी रहे होंगे। दैनिक क्रिया जो दैनिक क्रियाकलाप जो आप करते हैं उसमें ये नाम बहुत ही रेयर केस में सारे के सारे आदमी बोलते हैं। तो ये क्या करता है? म्यूकस उसका काम करता है। सर इस चीज से होगा क्या? इस चीज से यही होगा, अभी तुरंत हम बताए भी थे कि घर्षण को, फ्रैक्शन को ये क्या करता है? कम करता है। आप समझ रहे हैं कि आपके कंठ में यदि एक कांटा जब चुभती है तो कितना दर्द होता है,
उसी तरीके से यदि यदि ये चिपचिपा भोजन ना हो और रुखरा भोजन हो, उसमें फ्रैक्शन हो, घर्षण ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगी, हमारे शरीर के भाग को क्या करेगी, वो खराब कर देगी, जिसके कारण हमको लहर, मतलब कि आप बोल सकते हैं एक टाइप से लहरी वो क्या होगा, जनरेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, हम असहनशील महसूस करेंगे, हमको क्रिया करने में, मतलब भोजन करने में हमको जो होगा कठिनाई होगी। अब जो है हम मुख गुहा के विषय में जाने। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है मेरे, ग्रास नली। अब ग्रास नली के विषय में हम जानेंगे, उसके लिए इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, आगे का जो है हम आपको लिखा रहे हैं। तो हमने देख लिया कि इसका जो पहला भाग जो था वो क्या था मेरा, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जो हम यहाँ बात करेंगे मेरा ग्रास नली। ग्रास नली जो होता है, मुख्य रूप से ग्रास नली क्या होता है, ये भोजन को पाचन के लिए उत्तरदायी नहीं होता। ये मुख्य रूप से जो होता है ये ले जाने का काम करता है। एक बोल सकते हैं कि ये एक रास्ता होता है। ये क्या है, यहाँ क्या होता है, पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है। ये आप पूछेगा कि ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा ग्रास नली, या आपको दे दिया जाएगा छोटी आंत, बड़ी आंत, या इनमें से सभी। तो आपको वहाँ टिक करना पड़ेगा, नॉट टिक मारे आप जो मिलेगा ग्रास नली में टिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है, पाचन नहीं होता है। और ये कैसी है, ये किस चीज़ के लिए काम उत्तरदायी है, ये भोजन के परिवहन के, मतलब कि आपको बोल सकते हैं परिवहन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जानता, मतलब मुख गुहा से उसको कहाँ लेकर जाता है मेरा ये स्टोमेच, मतलब कि आमाशय में लेकर जाता है ग्रास नली भोजन को। अब देखिए सेकंड काम क्या है इसका, मुख्य रूप से ये ग्रास नली जो होता है धकेलने का काम करता है। किसको धकेलने का काम करता है, तो भोजन को धकेलने का काम करता है। धकेलना मतलब आप समझ रहे होगे, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, मतलब कि उसको क्या धकेल रहे हैं, खींच नहीं रहे हैं, धकेल रहे हैं, मतलब उसको फोर्स बाय द फोर्स धकेल रहे हैं। अब मान लेते हैं कि भोजन हम मुख में लिए तो वो किस क्रम में जाएगा, एक बाइक तो नहीं गिरेगा। हम बताए भी थे पिछले मतलब वीडियो में हम क्या बताए थे कि वो एक बाइक नहीं गिरता है, यदि गिरेगा तो हमको पेट में क्या लगेगी, चोट लगेगी। साधारण सी बात है, कोई चीज़ ऊपर से गिरता है तो नीचे यदि आप ही खुद गिरते होंगे कहीं से या जोरदार झटका लगता होगा तो क्या चोट लगती है ना। उसी तरीके से यहाँ जब भोजन हमारे पेट में यदि आमाशय में डायरेक्ट यदि मुख में लिए और गिरेगी ग्रास नली की मदद से तो चोट लगी, लेकिन वो क्या होता है, धकेल हल्का, वो क्या होती है इस क्रम कर्मानुकुचन। कर्मानुकुचन क्या होता है, सिकुड़ना और फूलना। सिकुड़ना और फूलने की क्रिया को कर्मानुकुचन कहते हैं। और ये क्रिया आपसे पूछेगी कि भोजन को जो धकेलने के लिए इसमें कौन सी क्रिया होती है, या क्या मतलब कौन सी क्रिया होती है, तो वो क्रिया क्या है मेरा, कर्मानुकुचन क्रिया होती है। और ये क्रिया क्या होती है, आप बोल सकते हैं फूलने और फूलने और सिकुड़ने की क्रिया। मतलब अब जहाँ भोजन होगा वो वहाँ क्या होगी, फूलेगी, और जहाँ मेरा वो भोजन आगे की ओर बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा सिकुड़ेगा। मतलब जहाँ भोजन रहेगा वहाँ फूलेगा, और जहाँ भोजन नहीं रहेगा वो क्या होगी, सिकुड़ेगी। जिसके कारण क्या होगा, मेरा भोजन जो होगा स्लो मोशन में जाएगा, वो डायरेक्ट नहीं गिरेगा, जिसके कारण हमारी जो होती है आमाशय सुरक्षित रहती है, वहाँ चोट नहीं लगता। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ इसके आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कितने डीप तरीके से आप लोगों के बीच हम इस चीज़ को रख रहे हैं। और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं आप लोगों के बीच 10th के सारे सब्जेक्ट को एक प्रॉपर वे में डाल रहे हैं, ताकि आप अपने जो है अगले साल के 2022 के बोर्ड की तैयारी एक सही ढंग से कर पाएँ और एक 100% स्कोर देकर अपने पेरेंट्स को खुश कर सकें। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।